लुई कमीने, ये सब तेरी गलती है। मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगी। यहाँ रियलिटी में उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, लुई, तो जिस स्वॉर्ड की तुम बात कर रहे थे वो एक्चुअली एक डेमोनिक स्वॉर्ड है। इसी सेम टाइम पर अपना एमसी भी सिस्टम की हेल्प से ये पूरा का पूरा सीन एचडी क्वालिटी में देख रहा था और उसे भी इन सब की बातें सुनाई दे रही थी। जो सुन के यहां सामने से सिस्टम एमसी से कहता है, होस्ट, ये तो सच में शर्म की बात है कि ये इस टाइम पे बेहोश पड़ी है और इस चू फैमिली की बातें सुन नहीं सकती। सामने से लुई भी ये सब देख रहा था और वो सिस्टम की बात सुन के मुस्कुराने लगता है और हंसते हुए कहता है, हूं एक ग्रेट एम्परर रिलम से वापस पास्ट में आया हुआ व्यक्ति आखिर कैसे एक चिंदी से स्लीपिंग ड्रग के एक डोज से बेहोश हो सकता है। अभी इस मोमेंट पे वो बस इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए खुद ही रिफ्यूज कर रही है। तो सिस्टम लुई से पूछता है, होस्ट, क्या आप उसे बचाने का सोच रहे हो? ये सुन के सामने से लुई ये कंफर्टेबल पोज लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या उसे बचाऊं? उसे ऐसे सफर करता देख के मुझे भी जो सेटिस्फेक्शन हो रही है, इससे ज्यादा खुशी तो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। फिर आखिर ये एक एम्परर रिलम की रिटर्नी है, उसे अब खुद को बचाने के लिए मेरी जरूरत नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहां पर ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं स्वर्ड फर्जिंग ग्राउंड्स के पास। यहां पूरी चू फैमिली एक मेंशन के आगे आती है और सामने स्वर्ड मैडन को लेटा के उसी के पीछे घुटनों पे बैठ जाती है और आगे से स्वर्ड मैडन का फादर सामने बैठे अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है। मेंशन के आगे एक शैडो था जो धीरे धीरे करके विजिबल होने लगता है और हमें दिखाते हैं ये एक बूढ़ा है, चू कैंसिंग, जो चू स्वर्ड मैनर का एक ओल्ड एंसेस्टर है। ये ग्रीटिंग सुन के अपनी आंखें खोलता है और सामने स्वर्ड मैडन की तरफ देखने लगता है और एक झलक इसकी बॉडी को निहारते हुए कहता है, एक्सीलेंट, अब इसे मेरे हवाले कर दो। फिर वो खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है और पीछे मुड़ के कहता है, शटियान और शेफे, तुम यहीं पर रहो और इस डेमोनिक स्वॉर्ड सेरेमनी को कंप्लीट होते हुए देखो। जो सुन के स्वर्ड मैडन का फादर और ब्रदर दोनों ही एंसेस्टर के सामने झुक के उसे धन्यवाद कहते हैं। फिर ये एंसेस्टर आगे बढ़ता है और किसी कॉल्ड्रोन के अंदर आग जलाने लगता है। यह आग धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और इसी कॉल्ड्रोन के अंदर एक तलवार तैर रही थी। इस तलवार को देखने से तो कोई नहीं कहेगा कि ये कोई डेमोनिक स्वॉर्ड है, पर जैसे ही कोई इसके करीब आएगा तो इसका ओरा फील करते ही कोई समझ जाएगा कि ये एक टेरिफाइंग और डेमोनिक एक्सिस्टेंस है। सामने से वो ओल्ड एंसेस्टर इसकी तरफ देखते हुए लालच भरी निगाहों के साथ हंसने लगता है और कहता है कि ये डेमोनिक स्वॉर्ड मेरे 30 साल से भी ज्यादा के लाइफ ब्लड को कंज्यूम कर चुकी है और अब बस एक फाइनल स्टेप बची है, फिर मैं इस डेमोनिक स्वॉर्ड को रिफाइन कर अपनी बना लूंगा। ये सुन के सामने से स्वर्ड मैडन का फादर हंसने लग जाता है और ओल्ड एंसेस्टर को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन ओल्ड एंसेस्टर, जैसे ही आप इस डेमोनिक स्वॉर्ड को रिफाइन कर लोगे वैसे ही आप एक ही स्टेप के अंदर सैटरिंग इन्फेंट रिलम में असेंड कर जाएंगे। ये सुनकर वो एंसेस्टर भी हंसने लगता है और अपना हाथ उठा के कहता है, चलो अब शुरू करते हैं। उसके हाथ घुमाने से काफी सारी फायर से कवर्ड ब्लैक तलवारें सीधा उस डेमोनिक स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगती है। रिचुअल शुरू हो जाता है। वो डेमोनिक स्वॉर्ड भी इससे रिएक्ट करने लगती है। एंसेस्टर कुछ अजीब मंत्र पढ़ता है, फिर कहता है, सेक रिफाइस टू दिस स्वॉर्ड। सामने से स्वर्ड मैडन का फादर खुद स्वर्ड मैडन को अपनी बाहों में लिए आगे बढ़ने लगता है और सीढ़ियां चढ़ के कहता है, आज तुम हमारी चू क्लैन के लिए स्वर्ड सैक्रिफाइस के तौर पर सर्व कर रही हो। आखिर तुम्हें इतने सालों तक बड़ा करना फालतू तो नहीं गया। फिर वो बिना एक पल भी हिचकिचाए सीधा स्वर्ड मैडन को इसी फायर से भरे कॉल्ड्रोन के अंदर फेंक देता है। स्वर्ड मैडन भी बिना किसी रेसिस्टेंस के इस कॉल्ड्रोन के अंदर गिरती जाती है। ये सब देख के पीछे से उसका भाई एकदम से अपनी जुबान बाहर निकालते हुए आहे भरते हुए कहता है, क्या वेस्ट था, कितना ट्रेजिक वेस्ट था। पर सामने से स्वर्ड मैडन इस फायर कोल्ड्रोन के अंदर जाने के बावजूद मुस्कुरा रही थी। वो एकदम से रिएक्ट करती है और अपने चेहरे पे एकदम टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ अपने मुंह से खून थूकते हुए सीधा उस डेमोनिक स्वॉर्ड की तरफ थूक देती है। उसका खून डायरेक्टली उस डेमोनिक स्वॉर्ड से टच होता है और एकदम से उसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकलने लगती है। डेमोनिक स्वॉर्ड की वाइब्रेशंस काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो खुद से ही अब रिएक्ट करने लगती है। ये देख के उसके फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं, हाँ, अब ये क्या चल रहा है। तभी उसके आंखों के सामने से ही वो डेमोनिक स्वॉर्ड ब्लरिंग स्पीड से गायब हो जाती है और इसी के आंखों के सामने वो स्वॉर्ड जाके स्वर्ड मैडन के हाथों में ही थम जाती है। वो अपनी एनर्जी से स्वर्ड मैडन को सपोर्ट करने लगती है, जिसकी वजह से
वो भी इस फ्लेम से भरे कॉल्ड्रोन के अंदर फ्लोट करने लगती है। अब वो ऐसे ही फ्लोट करते हुए अपने चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ इसी ओल्ड एंसेस्टर की तरफ देख रही थी। ये देख के ये ओल्ड एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सामने से उसका ब्रदर भी ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो चिल्लाता है, डैड वो अब भी मरी नहीं। वो ओल्ड एंसेस्टर भी हैरान होते हुए कहता है, यही पॉसिबल भी कैसे है। तभी सामने से स्वर्ड मेडन एकदम से फुल स्पीड पकड़ती है और इसी ओल्ड एंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो एक ही बार में इस ओल्ड एंसेस्टर की छाती में छेद करना चाहती थी। ये देख के ओल्ड एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में स्वर्ड मेडन का फिगर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। वो तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी स्लीव्स के अंदर से एक और ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और चिल्लाता है, डैम इट। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इसे ब्लॉक करने को तैयार हो जाता है, पर जैसे ही उसकी स्वॉर्ड इसकी स्वॉर्ड से टकराती है, ओल्ड एंसेस्टर की तलवार तुरंत ही चकनाचूर हो जाती है और वह भी दूर जाके फेंकाता है। ये देखने के बावजूद वो जोर से गुस्से में चिल्लाता है कि तुम ऐसी डेमोनिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही स्वर्ड मेडन की तलवार किसी सांप की तरह जिगजैग घूमती है और इसके सर को धड़ से अलग कर देती है। चारों तरफ उसोल द एंसेस्टर का खून फैलने लगता है और इसी खून को अपनी तलवार से झटकारते हुए स्वर्ड मेडन कहती है, एक डेमोनिक स्वॉर्ड डीमंस को स्लॉटर करने के लिए बनती है। इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। रिग्रेट, एंगर, बिट्रेल उसे अब अपनी फैमिली से घिन आने लग गई थी। उसने 2 जिंदगियों तक अपनी फैमिली का इतना इंतजार किया, इतना भरोसा किया, उन्हें इतना याद किया, फिर भी उसके प्यार का ये रिजल्ट पाके उसका दिल टूट चुका था। अब स्वर्ड मेडन पूरे गुस्से के साथ अपने ही फादर की तरफ बढ़ने लगती है। सामने उसका फादर इतना ज्यादा घबराने लग गया था कि उसके पैर थर-थर कांपने लगते हैं। वो तुरंत घुटनों पे आ जाता है और कांपती हुई हालत में इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में चूलिंग हो? नहीं, नहीं, तुम लिंग नहीं हो सकती। पर अब चूलिंग तो यहां पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुकी थी। वो अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ सीधा उसकी तरफ आती है और कहती है, क्यों? मैंने तुम सबको मेरे सबसे करीबी रिश्तेदारों की तरह ट्रीट किया, फिर भी तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? पर उसका फादर इसका सवाल इग्नोर करते हुए कहता है, लिंगर अब तो तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई हो। अब तो हमें तुम्हें किसी स्वॉर्ड को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब साथ में घर चलते हैं, ठीक है? पर अब चूलिंग इसका असली चेहरा देख चुकी थी, तो वो पूरे गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और कहती है, तू अपने घटिया मुंह से मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं है। और अब बिना हिचकिचाए वो तुरंत अपनी तलवार घुमाती है और सीधा उसके फादर का सर हवा में उड़ जाता है। इस समय वो बिल्कुल किसी डीमन की तरह लग रही है, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट के रख देगी बिना किसी दया के। फिर चूलिंग पीछे मुड़ती है जहां उसका सो कॉल्ड ब्रदर खड़ा था। चूलिंग की निगाहें उसकी तरफ आते देख के उसका भाई काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है और चूलिंग इससे कहती है, अब रही बात तेरी, तू जानवर। तभी उसका भाई इसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ मैं जानवर हूं। वो तुरंत अपने घुटनों पे आके ऊपर नीचे सर पटकने लगता है और एकदम रुआसा चेहरा बनाते हुए कहता है, बस मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करो और मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मरना मत। पर पलक झपकते हुए चूलिंग अपनी तलवार घुमा के उसकी गर्दन ही उड़ा देती है और कहती है, तू तो एक कुत्ते से भी घटिया है। दूर खड़ी चूलिंग की मदर अपने बेटे और पति के भाग्य से अनजान सामने कुछ देख के कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हमें दिखाते हैं सामने चूलिंग अपने हाथ में तलवार लिए अकेले स्वर्ड फर्जिंग ग्राउंड से बाहर आ रही थी। इससे उसकी मदर थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, चूलिंग तुम कैसे बाहर आई और बाकी सब कहां हैं? पर चूलिंग चुपचाप आगे बढ़ती रहती है और इसके बगल से गुजरते हुए कहती है, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? तो उसकी मदर कहती है, तो तुम्हारा फादर और ब्रदर, तुम्हारी फैमिली। ये सुनकर चूलिंग गुस्से में पीछे मुड़ती है और कहती है कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। इतना कहते ही वो एक और बार पलक झपकती है, अपनी तलवार घुमाती है और सीधा उसकी मदर की गर्दन ही उड़ा देती है। पर इस बार उसके चेहरे से सारा गुस्सा, सारे इमोशंस, सारी रौनक गायब हो चुकी है। वो बिना हिचकिचाए कहती है, क्यों ना तुम उन्हें जाके ज्वाइन कर लो। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़ के इसके हाल भी नहीं देखती और सीधा आगे बढ़ते हुए कहती है, चू फैमिली में सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होके चू फैमिली की तरफ दिखाते हैं, जहां पर एक तलवार फोर्सफुली जमीन में गड़ती है
और हमें दिखाया जाता है चूलिंग ने चू फैमिली के सारे लोगों को मार दिया है। इतनी मेहनत के बाद चूलिंग काफी ज्यादा थक चुकी है। वो घायल भी लग रही है। वो अपनी तलवार के सहारे से घुटनों पर बैठी है और ये सारा ही सीन अपना एमसी सिस्टम की हेल्प से लाइव देख रहा है। ये सब देख के लुई कहता है नॉट बैड। इसने तो चूस वर्ड मैनर में एक भी आत्मा जिंदा नहीं छोड़ी। इवन इसने तो मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। फिर वो हाथ बढ़ा के कहता है ठीक है, चलो अब इसे बंद करो। वो अभी रिलैक्स होके अपने बेड पे बैठा ही था, तभी उसका सिस्टम एमसी से पूछता है होस्ट क्या तुम अभी ये देखना कंटिन्यू नहीं करने वाले? अभी एक सैटरिंग इन्फेंट रिलम का एक्सपर्ट उसे मारने के लिए आने वाला है। ये सुन के एमसी मुस्कुराता है और कहता है इसमें देखने वाला क्या ही है, वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। फिर हमारा सीन चेंज होके चूलिंग की तरफ आता है, जहां पर उसने पूरा चूस वर्ड मैनर को खत्म कर दिया है। और फिर भी वो अपने घुटनों पे आके कहती है मैं गलत थी, मैं गलत थी, मैं कितनी ज्यादा गलत थी। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगती है। फाइट की वजह से उसके कपड़े भी फट चुके थे। वो काफी ज्यादा घायल भी लग रही थी। तभी हमें दिखाते हैं वही वो सैटरिंग इन्फेंट रिलम का एक्सपर्ट इसकी तरफ आने लग गया है। वो चूलिंग को देखता है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर काफी ज्यादा इविल स्माइल आने लगती है। ये है रेवरेंट लीजियांग। चूलिंग और डेमोनिक स्वॉर्ड को देख के इसके मुंह से लार टपकने लगती है। लालच इसकी शक्ल पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सामने की तरफ घूरते हुए कहता है ये डेमोनिक स्वॉर्ड ये एक्चुअली कंप्लीट है। फिर हंसते हंसते अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हें बस दर्द ही पहुंचा रही है, तो अब मुझे मौका दो इस दर्द से तुम्हें आजाद करने का। वो फुल स्पीड में चूलिंग की तरफ अपनी तलवार घुसाता है। चूलिंग भी बस अपनी तलवार को साइड कर लेती है, मानो उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट ही कर लिया हो। पर लीजियांग एकदम से उसके गले पे अपनी तलवार लाके वही रोक देता है। वो जब सामने देखता है तो सामने से चूलिंग ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया था। चूलिंग की शक्ल से ही ऐसा पता चल रहा है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अगर थोड़ी देर के बाद वो बार बार अपनी पलक ना झपका रही होती तो उसके चेहरे पे जिंदगी का कोई नामो निशान ना देख के सभी लोग यही सोचते कि वो मर चुकी है। लीजियांग हंसते हुए कहता है हाँ ये रिएक्ट नहीं कर रही। वो एक और बार अपनी तलवार उठा के वापस से नीचे लाता है। उसके बाद भी उसे रिएक्ट करता ना देख के वो हंसने लगता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये पूरी तरीके से अपना दिमाग खो चुकी है। चूलिंग ने भी अपनी तलवार जमीन पर रख दी थी। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। पीछे देख के लीजियांग संकियों की तरह हंसने लगता है और कहता है अब से ये डेमोनिक स्वॉर्ड मेरी होगी तो अब तू मर सकती है। पर इस बार जैसे उसने पूरी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए अपनी तलवार चलाई थी, वैसे ही चूलिंग एक पल के लिए रिएक्ट करती है और अपनी तलवार उठा के सीधे इसके अटैक को ब्लॉक करती है। पर यहां चूलिंग की तलवार से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरी तरीके से इसे ओवरवेलम कर देती है। इसके इम्पैक्ट की वजह से इसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं और वो दूर जाके फेंक आता है। उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और बस वो दर्द में कराते हुए चिल्लाता है ये लड़की, ये तो बस ओरिजिन को रिलम पर है, फिर भी इसके पास इतनी खतरनाक स्वॉर्ड स्किल्स कैसे हो सकती है? और सामने हमें चूलिंग को दिखाते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से बेजान लग रहा था। वो भी अपनी शक्ल पे बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ नीचे ही देखती जा रही थी। और वो आदमी कहता है ये लड़की जरूर कोई मैसिव सीक्रेट छुपा रही होगी। मुझे नहीं लगा था कि इस डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ मुझे एक और बोनस मिल जाएगा। वो चूलिंग की तरफ ऐसे घूर ही रहा था, तभी अगले ही पल चूलिंग खड़ी होती है और सीधा पीछे की तरफ भागने लगती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो ये लड़की बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी, फिर अब ये कैसे भागने लगी? तुरंत वो नंगू पुंगू अपनी मोटी तोंद लेके चूलिंग का पीछा करने लगता है और चिल्लाता है हे यहां से भागो मत, अच्छी बच्ची बनो और लीजियांग के पास आओ। लीजियांग एक गुड पर्सन है, पर चूलिंग घायल होने के बावजूद यहां से भागती जाती है और मन ही मन बस ये एक ही लाइन दोहराती रहती है मैं गलत थी, मैं गलत थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा, मुझे प्रायश्चित करना होगा। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। इसी के साथ अपना सीन चेंज होकर लुई की तरफ आता है, जहां ये गुस्सैल औरत लुई के घर के दरवाजे को बार बार खटखटाते हुए चिल्लाती है। लुई तुरंत यहां से बाहर आ। फिर वो दोबारा लात मारने के लिए अपनी टांग उठाती है और चिल्लाता है अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं अंदर आ रही हूं। जैसे ही वो अपनी टांग उठाती है, वैसे ही उसे पिछली बार वाली बात याद आ जाती है
कि पिछली बार ऐसा करने से उसके साथ क्या हुआ था। ये याद करके वो बड़ी मुश्किल सा एक खुद को कंट्रोल करती है और मन ही मन सोचती है, हाँ ठीक है। वो बाहर ही खड़े होकर चिल्लाती है, लुई मैंने वो सारे कीमती पिल्स एंड ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद मैं सिर्फ हेवन ग्रेड की कोर ही क्यों फॉर्म कर पाई। उनके बिना भी मैं कम से कम एक सेंट कोर को तो फॉर्म कर ही सकती थी। हमें अंदर रूम का सीन दिखाते हैं जहां पर लुई बड़ी ध्यान लगा के अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बाहर से वो गुस्सैल औरत अब भी चिल्लाती जा रही थी, लुई क्या तूने जानबूझ के मेरी कल्टीवेशन को सेबोटाज किया है? तू एक पेटी विलेन है, यू कम बैक। उसने एमसी के रूम के बाहर बिल्कुल भिंडी बाजार की तरह शोर शराबा मचाना शुरू कर। इतना सब सुनने के बावजूद एमसी को अब भी ध्यान से कल्टीवेशन करता देख उसका सिस्टम इससे कहता है, होस्ट वो इतनी बुरी बुरी तरह से तुम्हारी इंसल्ट करती जा रही है, क्या तुम बस इसे सुनते ही रहोगे? पर लुई अब भी अपना ध्यान भंग किए बिना अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करते हुए कहता है, मेरे कानों को ब्लॉक कर दो, मुझे अभी अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। इस जिंदगी में मुझे सैजोड़ अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब ऐसे ही शोर शराबा चलता रहता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। इतना शोर शराबा सुन के एमसी की मास्टर भी यहां आ जाती है। वो इस गुस्सैल औरत को इतना जोर जोर से चिल्लाते देख के कहती है, हांगलिंग ऐसे चिल्लाना बंद करो, आखिर तुम्हारे हेवन कोर से लुई का क्या ही लेना देना हो सकता है। अब पीछे से अपने मास्टर को ऐसे आता देख के वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो अपना सर झुका के कहने लगती है, पहले जब भी मैं किसी ब्रेक थ्रू पॉइंट पे पहुंचती तो ये मुझे अच्छे खासे ट्रेजर्स और पिल्स देता ताकि मैं उस ब्रेक थ्रू को परफेक्टली कंप्लीट कर सकूं। पर इस बार मैंने खुद के दम पे काफी सारे पिल्स एंड ट्रेजर्स को ढूंढा अपने परफेक्ट ब्रेक थ्रू के लिए, पर इन एलेक्सर ने तो मेरी ट्रू क्यूआई को कंप्लीटली खराब करके रख दिया। इसकी वजह से मैं सिर्फ हेवन कोर ही बना पाई। ये सुनकर उसकी मास्टर थोड़ी हैरान हो जाती है और वो थोड़ी गुस्से वाली आवाज में कहती है, क्या बकवास कर रही हो? लुई जो तुम्हारे लिए पहले ट्रेजर्स ढूंढ के लाता था, उन्हें वो तुम्हें देने से पहले काउंटलेस बार रिफाइन करता था, जिसकी वजह से उन ट्रेजर्स की क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। हर ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए वो अपने पूरे दिल और जान से मेहनत करता था। आखिर तुम ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि तुम कुछ रैंडम चीजों को मिक्स करके वो पुराना रिजल्ट हासिल कर पाओ? अब ये सुन के हांगलिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो थोड़ी नर्वस होने लगती है और हिचकिचाते हुए कहती है, तो आप कह रहे हो कि हर बार लुई ने मेरे हर ब्रेक थ्रू को कई सौ बार टेस्ट किया था। अब वो थोड़ा हेजिटेट करने लगती है। तभी उसकी मास्टर उसके पास आती है और बड़े प्यार से कहती है, हम सातों में किसे नहीं पता कि लुई तुम्हारी उसकी यंगेस्ट सिस्टर की सबसे ज्यादा परवाह करता है। क्या तुम सच में अंध हो? क्या तुम्हें यह दिखाई भी नहीं देता? फिर उसकी मास्टर उसके बहुत पास आती है और उसकी प्यार भरी टोन गायब हो जाती है और वो एकदम सीरियस अंदाज में कहती है, अब मैं तुमसे कह रही हूं कि जाके अपने सीनियर ब्रदर से माफी मांगो। अभी ये सुन के इस गुस्सैल औरत का गुस्सा दोबारा भड़क जाता है। वो 2 कदम पीछे हटती है और एकदम से चिल्लाने लगती है, नो वे यही वो बंदा है जिसने मुझे फेंग वू से अलग किया था, फिर इनडायरेक्टली उसे मरवा दिया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी मास्टर भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो आगे बढ़ते हुए अपना हाथ घुमाती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहती तो अभी के अभी माउंटेन के पीछे चली जाओ। खुद अपने कर्मों के बारे में सोच के अपनी गलती पहचानो। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं आता तब तक तुम वही रहोगी। उसके मास्टर के हाथ घुमाने से एक जोरदार हवा की लहर निकलती है जो हांगलिंग को उड़ाते हुए माउंटेन के पीछे ले जाने लगती है। ये देख के हांगलिंग कहती है, भले ही मुझे बैक माउंटेन में ही क्यों ना रहना पड़े, पर मैं इससे तो माफी कभी नहीं मांगूंगी।